जहाँ तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों दोनों तरफ रीअश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए। और वो रीअश्योरेंस के मद्देनजर हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था। तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया। जहाँ तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑफ सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप की क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की। और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। दूसरा सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है। इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइन्स होती हैं उस लाइन्स को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किल चेन जो है, जिसको हम बोलते हैं, किल चेन के लिए ज़रूरी है कि सेंसर टू शूटर जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इस किल चेन को हमने काफ़ी इस बार इस्तेमाल में लाए और वो काफ़ी इफेक्टिव होने के कारण हम सही जगह पर टारगेट को एड्रेस कर पाए। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एयर लिटोरल की हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा। तकरीबन 97% जो स्पेस है वो आर्मी के इक्विपमेंट से भरी रहती है। उसके लिए हमने कुछ कोशिश की है। सक्षम का हमने अभी एक कार्रवाई की है जिसके लिए ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे वहाँ पे फ्लाइंग इक्विपमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिए CICG, कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारे लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस के लिए हैं। वो सिस्टम भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसे सिस्टम है, चूंकि ये सिस्टम आगे बढ़ के तीनों सर्विसेज के सिस्टम्स को अपने साथ मिलाएंगे, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। तो कहने का ये मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो इसका महत्व बढ़ता जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूँ। जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजीएमओ टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज़ आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशन से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो खत्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया।
और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक न्यूक्लियर रिटोरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया था। जी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी और जिसको हमने एनालाइज के बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था। उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे, वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IB-JNK के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे खत्म हुई। जहां तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद इस चीज को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन मिला। क्या हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे? हाँ, हम इस ऑर्गेनाइजेशंस को पहले देख रहे थे। इनको हमने काफी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑफ सिंदूर ऑन है, इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द से जल्द हमने इसको कमीशन करना पड़ा, इसको हमने एक शेप देना पड़ा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की। अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉटर म्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें जरूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, तभी वो इसमें जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉटर म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्रा हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्रा बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएसएन, काउंटर यूएसएन, लॉटर म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे। अभी ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता, अगर सॉरी 5000 ड्रोन देखता था। 5000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूँ तो उतने में मायने रखता हूँ कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में, लंबाई में आप 10,000 ड्रोन देखते हैं। तो ये तो मैं आज देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की हमने तैयारी शुरू की है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब शुरू में हमने ड्रोन एक्वायर करना शुरू किए तो जो बहुत छोटे छोटे ड्रोन थे वो भी ड्रोन उसके साथ कॉस्ट लगा के दिए जाते थे हमको, और जो आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था उन ड्रोनों को खरीदना। उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने ये डिसाइड किया कि जितने ज़्यादा ड्रोन हैं हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे,
और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5,000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया था तब हमने 3 चीज़ की थी। हमने लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमने टेक्नो कमांडर्स बनाए थे और टेक्नो वॉरियर्स बनाए थे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहाँ पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑफ सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर जैसे। तो जैसे ही लड़ाई जितनी चलती जाएगी हमारे पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उतने ड्रोन बना सकें। ये बात। जहाँ तक दूसरा आपने सवाल जो पूछा था, दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हाँ। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300 450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूँगा कि ये समय की ज़रूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फायदा हो। अब हम बात करते हैं पूनम जी की। पूनम जी ने पूछा है कि ऑफ सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है और ड्रोन जो दिखाए दिए हैं उसके बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑफ सिंदूर के बाद जो हमारा टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि उसी प्रकार से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने J&K में कोई किसी प्रकार की कमी पेशी की है या कोई हमने किसी प्रकार की फौज को वहाँ से निकाला है। हमने उतना ही दबाव बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वापस बाहर के जो कैंप्स हैं, जो वेस्ट साइड कैंप्स हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 8 कैंप्स अभी भी वहाँ पे एक्टिव हैं हमारी नॉलेज में, और उस पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हैं ये अलग अलग इसके सोच विचार हैं, बट हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से 150 लोग हो सकता है वहाँ पर बैठे हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल रिटोरिक है या जहाँ तक जो हुर्रियत जो उस साइड है पाकिस्तान है, क्या वो पूरी तैयारी कर रही है? मेरे हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। क्या पाकिस्तान उन लोगों को शह दे रहा है जो इस चीज को, रेडिकलाइजेशन को और लोगों को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए? हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। फंडिंग जो है, फंडिंग चूंकि अभी उसके तरीके बदल गए हैं तो तुरंत हो सकता है मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। जहाँ तक हमारी अलर्टनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अलर्टनेस पूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन ये आपको देखना ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप को जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई गैप नहीं जहाँ से वो भेज सके। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है
कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पर लगाम लगाएं। ये उनको ये बता दिया गया है। आपने दूसरा सवाल पूछा है जो एक सब्जेक्ट इन इटसेल्फ है कि नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम और कॉग्निटिव, ये कितनी जरूरत है और समय की मांग है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत लेसन सीखे, लेकिन हम उसके पहले भी बहुत तैयारी कर चुके थे। उदाहरण के तौर पे हमने ये सीखा कि जो भी आप खबर देते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आप जो भी खबर देते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि किसी भी नैरेटिव मैनेजमेंट डोमेन में या कॉग्निटिव डोमेन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो अगर वैक्यूम होगा तो नेगेटिव न्यूज बहुत फास्ट मूव करती है। चौथी चीज क्या है कि आप नेगेटिव न्यूज को कितना तूल देते हैं। आपने ये देखना है कि कितनी नेगेटिव न्यूज नहीं आई थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 22 अप्रैल के बाद से जितने भी हमारे ट्विटर हैंडल थे इंडियन आर्मी के, वो सारे ट्विटर हैंडल जो वेस्टर्न फ्रंट को फेस कर रहे थे वो बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई ऐसा ना करे कि वेस्टर्न कमांड ने ये बोला है और जब तक हम वेस्टर्न कमांड से चेक करें तब तक वो न्यूज सब जगह जा चुकी है। तो जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ था, वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हमने सिर्फ एडीजी स्ट्रैटकॉम रखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी। दूसरी चीज ये है, हमने इन्फोऑप्स ग्रुप्स और इन्फोऑप्स डेस्क बनाए हुए हैं जो कोर हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं, और ये जो है कार्रवाई करते हैं इस प्रकार की कि जहां भी कोई इंफॉर्मेशन है वो सही जगह से सही वक्त पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात आती है साइकोलॉजिकल डिफेंस की। साइकोलॉजिकल डिफेंस क्यों? मेरे पास आज की तारीख पे वेटरन्स को मिला के, उनके डिपेंडेंट्स को मिला के 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी 1% पॉपुलेशन तो मेरे पास, जिसको मुझे डायरेक्टली रीच करना है। अगर इस पॉपुलेशन को रीच करना है तो मुझे जरूरी है टू हैव अ साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रायल बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल डिफेंस डिवीजन बनाई जो कि 24/7 इसको मॉनिटर करती रहती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से उभर के चीजें आ रही हैं, हो सकता है टर्की से उभर के आए, हो सकता है और किसी और देश से भी उभर के आए, तो चूंकि उनके टाइमिंग्स अलग है इसलिए 24 घंटे इसको नजर रखनी पड़ती है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इसलिए चूंकि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, तो जैसे आपको पता है कि एक सेंट्रल सेल बनाया गया था जिसमें हर मिनिस्ट्री के लोग बैठे हुए थे और फेक न्यूज को वो काउंटर कर रहे थे और करेक्ट न्यूज देने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अब सिंदूर के टाइम पर हमने डीआईबी के साथ और बैती के साथ मिलके बहुत सारे यूआरएल्स, यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया था, क्योंकि वो उस टाइम हमारी नेशनल नेसेसिटी थी। और ऑफ कोर्स फेक न्यूज के ऊपर फेक स्टैंपिंग तो हम खुद ही उसी वक्त लगाते थे जैसे हमको पता लगता है। तो हम लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल में जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे इट नीड्स कांस्टेंट विजिल। इसका मतलब ये हुआ कि हम धीरे धीरे दोनों साइड्स अपना ट्रेस फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 24 को आपको पता है कि किस तरह का एक हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके पहले कजान में दोनों टॉप लीडर्स मिले थे, उसके बाद तियानजिन में मिले थे, और दोनों के बीच में, इस टाइम के बीच में हमारी एसआर लेवल की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसी प्रकार से हमारी WMCC मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इन सब, उसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री जी 2 बार मिल चुके हैं उनके रक्षा मंत्री जी से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिल चुके हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से। So since you spoke in English, I'll answer in English hereafter. So as a result, now what is happening, that there is a kind of a sense of urgency and sense of acceptance from both the sides to keep the borders as calm, as quiet as possible. And how to go about it? How to go about it? Firstly, to keep the communication open. So now what is we have done, that we have various levels of talking echelons. They speak to each other and make sure the minor issues are resolved at that place and not made into a major issue. The Bhairab battalions in total, Shaktiman in terms of 13 to begin with, 15 to begin with, and thereafter add 11 more. We are looking at Divyastra, which will be 34 Divyastra batteries. We are looking at Rudra brigades. To begin with, 2 already implemented. We are looking at 7 more. Probably in phase 2, we will be commissioning 4. Besides this, the armored
and MEC are also having similar kinds of organizations. As we kind of carry out the validation, we'll be kind of having that approved and moving ahead. As far the integrated battle group is concerned, last year I had told you that it's on the table and now it has been approved. This will be, of course, having the each IBG will be able to take on approximately 16 plus minus units under its control, and it will be commanded by a Major General. It will also have a fire support group which will also be commanded by a Major General. And once we settle down with this IBG, based on that, in future we will also be looking at more modifications coming into our area. I also would like to tell you under a 2-star. This has been created to handle all these new structures which is coming out, which is directly under the Chief of Army Staff Strat, so that the decision making is fastest. In later on situation also we'll be looking at, should we look at RTRAC, the training command also to become a futures command. We're already having the series of presentations and this may also become a futures command in itself. This is for the time being which we have carried out the major changes, and of course EW brigades and other issues, aviation brigades have already given out during the preamble. What is happening under the guidance. You asked in Hindi or English first? हिंदी में. तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है. अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए है या 4 या 5 महीने के लिए है. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए. सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हैं. भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं. जो उनके वहां पे चीफ हैं, उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है. उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है. आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहां भेजा था जिसने वहां पे सबसे जाके मुलाकात की थी. उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है. इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है. जहां तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज है जो चलती रहती है. पूरे भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकता है. जहां तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए. और जहां हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं. हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं. हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं है. आर्मी एयर डिफेंस जो है हर लेवल पर है. यानी कि स्पेस से शुरू होता है, वो नीचे हमारा कहना चाहिए 30 से 150 मीटर तक जाता है. क्योंकि आपने देखा जो उनके एफपीवी ड्रोन्स आते हैं, जो आते हैं वो आपके इसी रेंज पे आएंगे, हाइट पे आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ लेयर शुरू में हमने छोड़ दी थी, जैसे कि पहले हम U-23, L-70 इन सबको हम समझते थे ऑब्सलीट इक्विपमेंट हो गए. हमने इनको अपग्रेड किया था क्योंकि हमारी जरूरत थी. आज की तारीख पे उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपग्रेड कर रहे हैं. उसी प्रकार से जो हमारे रडार्स थे, जो रडार्स बड़ी चीजें देख सकते थे, छोटी चीजें नहीं देख सकते थे, उनकी अहमियत तो है, लेकिन जो छोटे क्रॉस सेक्शन के रडार्स देख सकते हैं, जो ड्रोन देख सकते हैं, उनकी अहमियत बढ़ गई. इसीलिए जो लास्ट हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था, इसमें हमने LLR काफी खरीदे. क्यों? क्योंकि आज की तारीख पे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो उनकी नजर में आते हैं. तो हमें आज की तारीख में काबिलियत चाहिए जो छोटे ड्रोन्स देख सके और छोटे ड्रोन्स को एंगेज कर सके. तो ये जो हमारी एयर डिफेंस यहाँ से शुरू होती है. उसके अलावा आपको पता है कि क्यू और सैम जो मॉडिफाइड है, आकाश प्राइम आपको पता है जिसपे हम कार्रवाई कर रहे हैं. उसी प्रकार से LR सैम भी कार्रवाई हो रही है. और ये सारे जो हैं, ये सुदर्शन चक्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था, ये उसके तहत शामिल होती है. और इस चीज को हमारी DRDO देख रही है, जिसमें कि सोर्ड एंड शील्ड का कॉन्सेप्ट